नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 69 नंबर का लेक्चर है और पॉलिटी में हम देख रहे थे हमारा पॉलिटी का जो 8 नंबर का यूनिट चल रहा था, जिसका नाम था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमने अब तक नीति आयोग से लेकर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यहाँ तक जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनको सबको ख़त्म किया था। और आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे करप्शन होता है। ये बात आपको पता होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अफसर्स होते हैं या मंत्री होते हैं बड़े बड़े, वो करप्शन करते हैं। बट एक चीज़ भी आपने ये भी सुनी होगी कि ये जो बड़े बड़े मंत्री वगैरह है ना, ये काफ़ी डरते हैं कोई उन पर निगरानी ना रखे और कोई उनको पकड़े ना। तो इसलिए ये सारे जो झोल करते हैं, सारा करप्शन करते हैं, चोरी छुपे करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अफसर है, कोई मंत्री है या सेंट्रल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई किसी भी तरीके का अगर बड़ा करप्शन हो रहा है, तो अगर आपको पता चल जाता है कि ये करप्शन हो रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? आपको पता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनका काम ही वही है। ये एक एंटी करप्शन बॉडी, समझ रहे, करप्शन को रोकना इनका काम है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हम, ये 7 नंबर का लेक्चर है हमारे 8 नंबर के यूनिट का, जिसका नाम है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जो एक एंटी करप्शन बॉडी है, इसके बारे में एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है। उसके बाद इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं, इसके अंडर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको करप्शन का अगर रोकना है तो आपको कुछ एक टीम चाहिए, कुछ समझ रहे क्या, हेल्प चाहिए। तो उसके लिए इनके अंडर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम करते हैं। उसके बाद इनका फंक्शन देखेंगे हम कि ये क्या काम करते हैं एग्जैक्टली। इनका जुरिडिक्शन देखेंगे कि किस जुरिडिक्शन के अंदर ये काम करते हैं, इनका दायरा कहाँ तक है। और बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके से हम 6 टॉपिक्स में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसको देखेंगे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, विजिलेंस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है पता है आपको? विजिलेंस मतलब इंक्वायरी, जागरूकता। एक तो आपको अवेयरनेस या इंक्वायरी, ये मतलब होता है विजिलेंस का। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए एक एजेंसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। करप्शन को रोकने का काम करते हैं। क्या हुआ था, 1962 से लेकर 1964 तक एक कमेटी बैठी थी कि हमारे देश में करप्शन को कैसा रोके जाए। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी बैठी थी, जिस कमेटी का नाम था संतनाल कमेटी। ये संतनाल कमेटी जो थी, इस संतनाल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को 1964 में। 1962 में ये कमेटी बैठी, संतनाल कमेटी, जिसका काम था कि करप्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एक कमेटी थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1964 में कि आप एक काम करो, आप सेंट्रल विजिलेंस नाम के कमीशन नाम का एक बॉडी बनाओ, जो बॉडी ये सारे काम देखेंगी करप्शन से रिलेटेड, समझ गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो बॉडी बनाई गई थी, उस टाइम पे ना कोई एक्ट पास किया गया था, ना कुछ भी किया गया था। जैसे नीति आयोग को जैसे गवर्नमेंट या हमारे जो अभी फिलहाल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की ये रूलिंग पार्टी, इन्होंने 2015 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो नीति आयोग को बनाया, उसी तरीके से उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उन्होंने 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया। तो ये तो उस टाइम पे फिर ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्योंकि ना ये एक्ट के तहत पास की गई थी, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसीजन से बनाई गई थी। इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी ओरिजिनली। पर बाद में क्या हुआ, 2003 में ये जो वाजपेयी की सरकार थी, इन्होंने इसको एक एक्ट पास किया गया था, सीवी से एक्ट पास किया था इन्होंने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पास किया, और उसके तहत 2003 में इस बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। मतलब अभी ये स्टैट्यूटरी बॉडी, समझ रहे क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही है पर स्टैट्यूटरी, क्योंकि एक एक्ट के तहत है अभी फिलहाल। उस टाइम पे जब बनी थी ओरिजिनली तब एक्ट के तहत नहीं थी, समझ गया तक। तो अभी हमने ये देखा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो फिलहाल हमारे देश की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको 2003 में स्टैट्यूटरी का दर्जा मिला था, और 1964 में एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के तहत ये बनाई गई थी, और इसका काम था करप्शन को प्रिवेंट करना। तो फिलहाल ये हमारे देश में करप्शन को प्रिवेंट कर, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मेन एजेंसी, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे इस बॉडी के बारे में लिखा है 2004 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीवीसी को डिजाइनेटेड एजेंसी टू रिसीव रिटर्न कंप्लेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस, रिकमेंड अप्रिशिएट एक्शन। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, डिजाइनेट कर दिया इस एजेंसी को। मतलब इस एजेंसी को ये
काम दे दिया, मतलब इसको, इस एजेंसी को ये पद दे दिया कि ये जो एजेंसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एजेंसी हमारे देश की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी करप्शन हो रहा है या किसी बंदे पे करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं या कोई बंदा ऑफिस का मिसयूज कर रहा है, तो उसके रिटर्न कंप्लेंट इस एजेंसी को मिल सकते हैं। ये पावर इस कमीशन को 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी, समझ गए। उसके बाद ये क्या है, एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन हमारे देश में, मतलब निगरानी सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन से रिलेटेड सारे चीज़ें देखने के लिए एपेक्स सबसे उच्चतर विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके पास क्या है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कोई मंत्री संतरी इनको ऑर्डर नहीं दे सकता डायरेक्टली, समझ गए। ये फ्री ऑफ कंट्रोल एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से मॉनिटरिंग ऑल द विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द advising various authority in central government organization in planning, execution, reviewing and reforming their vigilance work। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी अथॉरिटी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, रिव्यूइंग, रिफॉर्म, इस सारे चीज़ों में अगर कोई करप्शन हो रहा है तो उस पर मॉनिटरिंग करने का हक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ही, समझ गया। आगे चलते हैं, आगे देखो, यहाँ तक हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या वो देख लिया। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन देखो, इसमें मतलब कौन कौन लोग काम करते हैं, उनका कार्यकाल क्या है, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो कंपोजिशन के पार्ट को हमने वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कंपोजिशन बॉडी, इसमें कितने लोग काम करते हैं, उन लोग का टेन्योर कितने साल तक काम करते हैं, और इनका रिमूवल, इनको अगर काम में अगर धांधलीबाजी की झोल किया, पकड़े गए, इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन। देखो, ये मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। देखो, एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एक मेन, और बाकी दो जो होते हैं ना, वो होते हैं 2 कमिश्नर होते हैं इसको इसको सपोर्ट करने के लिए या इसका काम बांटने के लिए। 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक मेन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, समझ रहे। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, समझ गए। प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, 3 मेंबर की कमेटी होती है। अब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मतलब क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने नाम आते हैं, उस नाम को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर्स ऐसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। पर वो नाम प्रेसिडेंट को कौन भेजता है, वो नाम प्रेसिडेंट को भेजा जाता है 3 मेंबर कमेटी द्वारा, और उस कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपॉइंट करे, फिर गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे तो नाम देंगे तो फिर करप्शन मार निकलेगा ही नहीं। इसलिए जो अपोजिशन लीडर है, जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है लोकसभा में, वो हमारे देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और हमारे जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इन 3 लोग की कमेटी होती है। वो 3 लोग मिलकर एक नाम फाइनल करते हैं और फिर वही बंदा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनता है, और 2 अदर नाम होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। तो इन नामों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर क्वेश्चन आता है, इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि होम मिनिस्टर, समझ गए। इनका टेन्योर कितने साल का होता है, देखो, एक तो 4 साल या 65 ईयर, विच एवर अर्लियर, जो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब अगर इनका एज 55 है तो इनको अगर अपॉइंट किया जाए तो ये 59 साल तक काम कर सकते हैं, पर इनका एज ही 64 है, इनको अपॉइंट की जाए तो 4 साल काम नहीं कर सकते, 2 साल में रिटायर हो जाएंगे वो, समझ गए। जो भी जल्दी हो जाए उस तरीके से इनको अपॉइंटमेंट होती है। और आफ्टर देयर टेन्योर, इनको अगर जब भी इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, मतलब किसी बंदा है उसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया या अदर 2 मेंबर कमिश्नर में उसको डाल दिया, तो उसका टेन्योर खत्म होने के बाद वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एलिजिबल नहीं, कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके का काम करने के लिए, समझ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो देख लिया कि इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, वो भी हमने देख लिया। इनका कार्यकाल होता है 4 साल या 65 ईयर, जो भी जल्दी हो जाएगा वो, और ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। अब देखो, इनको अगर रिमूव करना है अपने ऑफिस से, तीसरी चीज़ बाकी रहेगी ना कंपोजिशन में, इनका रिमूवल। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कोई मेंबर है उसको अगर अपने पद से हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के किसी भी कमिश्नर को या अदर दोनों कमीशन, वो एक तो मेन कमिश्नर को या 2 जो एडिशनल कमिश्नर, उनको तीनों को अगर हटाना है पद से तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटा सकते हैं। कैसे, देखो, अगर उनको पाया जाता है, अगर इन लोगों पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं, ये देखो, एडजेंस इन्वॉल्वमेंट या कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस, कोई क्राइम में ये पकड़े जाते हैं, या पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़, इनका काम छोड़ के अगर कहीं और ये पैसा लेते हैं, या अनफिट फॉर द कंटिन्यू ऑफिस, या अपने ऑफिस में काम करने के लिए अनफिट है, क्योंकि माइंड ऑफ बॉडी, अगर ये दिमाग में लग रही, इनका मानसिक संतुलन अगर हिल गया, ऐसा अगर किसी को लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल देते कि ये मानसिक संतुलन नहीं चल रहा है, इनको पद से हटा दीजिए। या एक्वायर्ड फॉर अ फाइनेंशियल और अदर इंसिडेंट, ये कोई भी, या अफेक्ट द प्रीजुडिकली द ऑफिस फंक्शन, मतलब ये अपना काम करते टाइम ये प्रिजुडाइज हो जाए, ये एक ही पक्ष ले फाइनेंशियल अफेयर को, मतलब अगर इनको कल कुछ काम करना है और ये किसी एक पार्टी का पक्ष ले और उससे पैसे खा ले, तभी भी ऐसे इस टाइप के 4 में से कोई एक भी एलिगेशन इन पे लगता है, या
अगर ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी इन दो चीज़ों में अगर प्रूव हो जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना ये क्या करते हैं, ये मैटर अगर ऐसे कोई एलिगेशन इन पे लगते हैं पिछले स्लाइड के और ये वाले मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी वाला, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर इंक्वायरी करता है। अगर इंक्वायरी में ये जो इन पे एलिगेशन लगे वो अगर प्रूव हो जाते हैं कि ये एलिगेशन सही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपने पद से हटा देते हैं। समझ गए? इस तरीके से इनको अपने पद से हटाया जाता है। तो देखो यहाँ पे गिल्टी मिसबिहेवियर हमने अभी देखा ना, ये देखा यहाँ पे, देखो इफ ही इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, अगर ये पाए जाते हैं तो इफ देखो यहाँ पे वो गिल्टी तभी पाए जा सकते हैं अगर ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्टेड है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी कंपनी को दिया है, अब इनका काम ही है कि करप्शन को निकालना, करप्शन को ढूंढना, पर जिस कमेटी को जो जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में इनके कुछ टैक्स है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो अभी ये मिसबिहेवियर गिल्टी मिसबिहेवियर प्रूव हो सकते हैं। या देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन द बेनिफिट ऑफ, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, किसी कंपनी को या किसी समय का कोई एग्रीमेंट है उसमें इनका जो धांधलेबाजी पाई जाती है, तो एलिगेशन अगर इन पे लगते हैं और वो प्रूव हो जाता है कि ये सच में उसमें थे, उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट थे इनकी, तो इनको गिल्टी करार दिया जाता है, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, और फिर इनको अपने पद से हटाया जाता है। समझ गए? अब इनकी सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ये देख लेते हैं। इनकी सैलरी अलाउंसेस अदर कंडीशन जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की वो सिमिलर है चेयरमैन जो यूपीएससी के चेयरमैन है उनकी तरह, और अदर जो विजिलेंस कमिश्नर है उनकी सैलरी अलाउंसेस और अदर कंडीशन जो है वो भी सिमिलर है मेंबर ऑफ यूपीएससी की तरह। यूपीएससी बोर्ड जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बोर्ड है उनके मेंबर है, उनकी तरह इनके कमिश्नर की सैलरी और अलाउंसेस होते हैं। और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है उनका जितना सैलरी अलाउंसेस और अदर कंडीशन सर्विस की वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का उनके जैसे होता है। और इनको एक बार अपॉइंट करने के बाद इनको अपने पद से, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद इनकी पावर और कुछ नहीं कमेंट किया जा सकती, समझेगा? इनको डिसएडवांटेज आपको नहीं पहुंचा सकती, समझ गया? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपोजिशन में जो कंपोजिशन बॉडी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसमें एक मेंबर प्लस 2 अदर कमिश्नर्स ये देख लिया, उनका टेन्योर 4 साल या 65 ईयर ये देख लिया, और इनको रिमूवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको निकाला जाता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। समझ गए? इस तरीके से हमने यहाँ पे जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इनका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है वो भी देख लिया और कंपोजिशन भी देख लिया। आगे इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, इनके पास इनका खुद का, देखो इट हैज़ इट्स ओन सेक्रेटरीट, इनके पास इनका खुद का सेक्रेटरीट है, एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग है, समझ गए, जिसको सीटीसी बोला जाता है, और एक दूसरी विंग है जिसका नाम है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। समझ गए? अभी तीनों को देखते हैं। सबसे पहले सेक्रेटरीट क्या है, इनके सेक्रेटरीट जो है, देखो सेक्रेटरीट कंसिस्ट, एक सेक्रेटरी होता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है अंडर द सेक्रेटरी एंड ऑफिस स्टाफ। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन इनका वो है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, उसमें क्या होता है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट द टेक्निकल विंग ऑफ सीवीसी, सीवीसी के टेक्निकल विंग है, इट कंसिस्ट चीफ इंजीनियर्स होते हैं डिजाइनेटेड एज ए चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स, जो चीफ इंजीनियर्स होते हैं उन्हीं को चीफ टेक्निकल एग्जामिनर बोला जाता है, और सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ होता है। समझ गया? 3 चीज़ें होती हैं इनके पास, इनके ऑर्गेनाइजेशन में। इनका खुद का सेक्रेटरी होता है जिसमें अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्यूटी सेक्रेटरी टाइप के लोग होते हैं। दूसरा होता है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, जिसमें इंजीनियर्स होते हैं, उन्हीं को चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स बोला जाता है। समझ गए? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेक्रेटरीट है और चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग है। ओके, आगे क्या है, आगे देखो सेक्रेटरीट में क्या क्या होता है, यहाँ पे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, यहाँ पे डिप्यूटी सेक्रेटरीट है और ऑफिस स्टाफ है, यहाँ पे चीफ इंजीनियर्स है, यहाँ पे सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ है। समझ गया आप? आगे क्या है, आगे देखते हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, फंक्शंस। ये जो सीवीसी ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके फंक्शन क्या क्या है उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखो, टेक्निकल ऑडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विजिलेंस एंगल। विजिलेंस एंगल, एक विजिलेंस एंगल के तहत जो गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स के उसका टेक्निकल ऑडिट करना, ये एक इसका पहला काम है। समझ गए? टेक्निकल ऑडिट करना। दूसरा चीज़ जो है, दूसरा है इन्वेस्टिगेट द स्पेसिफिक केसेस ऑफ कंप्लेंट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस टू सीबीआई इन देयर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग द टेक्निकल मैटर एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन अगर करना है टेक्निकल मैटर पे या दिल्ली से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो उनको असिस्ट करना, ये भी काम है सीवीसी का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। उसके बाद क्या है, टेंडरिंग ऑफ एडवाइस और असिस्टेंट टू द सीवीसी एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन द विजिलेंस केसेस इन्वॉल्विंग द टेक्निकल मैटर। दो जो टेक्निकल मैटर्स है उसमें सीवीसी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उनको एडवाइस करना, असिस्ट करना। उसके बाद कमिश्नर जो है, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, देखो कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, सीडीआई जिसको हम बोलते हैं,
द CDIs function as the inquiry officers to conduct the oral inquiries in departmental proceeding initiated against the public servant. अगर डिपार्टमेंटल कमिटी इंक्वायरीज है, जैसे कोई डिपार्टमेंट है, उसमें हम बोलते हैं ना करप्शन की, जो कोई पुलिस होते हैं देखो डर जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग जाएंगी। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मतलब क्या, उस डिपार्टमेंट में अगर उस पर आरोप हो जाता है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग जाती है। जैसे IPS वगैरह होते हैं ना, इन पर भी पुलिस होते हैं ना, इन पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग जाती है। तो अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो ये काम भी इनका ही, इंक्वायरी ऑफिसर्स टू कंडक्ट, ये क्या करते हैं, CDI अगर लगती, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगती, तो इंक्वायरी ऑफिसर को भेजते हैं और ओरल इंक्वायरी करते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, किसके, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई होते हैं तो उसके खिलाफ ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, ये भी काम इनके पास होता है। आगे देखो यहाँ पे फंक्शन, इंक्वायर और cause of inquiry of or investigation to be conducted on the reference made by central government where it is alleged that the public servant being an employee of central government or authorities has committed an offence under the Prevention of Corruption Act। देखो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था। उसमें सारे प्रिवेंशन से रिलेटेड जो सारे केस हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, अगर कोई पाया जाता है उसको क्या सजा होगी, क्या फाइन लगेगा, क्या उसका जॉब जाएगा, वो सारी चीज़ें इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आया है। अब ये क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अगर बंदा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पकड़ा जाता है, समझ गए, तो उससे रिलेटेड सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी फंक्शन इनके पास ही, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। ओके, और आगे द इंक्वायरी और कॉज ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड इनटू एनी कंप्लेंट्स against the any official belonging to below mentioned category of officials where it is alleged that the committed the offences under the Prevention of Corruption Act। देखो एक तो क्या है, पब्लिक सर्वेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन लगते हैं तो फिर उस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी, वो काम भी इनके पास है। और नीचे दिए हुए जो ऑफिसर्स है कैटेगरी, अभी हम वो कैटेगरी पढ़ने वाले, वो कैटेगरी के लोग हैं, उनके ऊपर भी अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर चार्ज एलिगेशन लगते हैं तब भी उनका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी भी ये करते हैं। अब वो ऐसे कौन से कैटेगरी के ऑफिशियल्स है, कौन से कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन ऑफ ग्रुप ए ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कलेक्टर वगैरह, IAS IPS, ये जो लोग हैं ऑल इंडिया मेंबर सर्विसेज में जो आते हैं, उनके ग्रुप ए के, उनके ऊपर अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं, उसके CVC करता है। उसके बाद स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्पेसिफाइड लेवल के जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका भी, उनके ऊपर भी अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी कौन करता है, CVC करता है। उसके बाद आगे एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट, देखो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ द पार्ट ऑफ CBI इन फार एज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफिसर्स एलिगेड। देखो दिल्ली जो ये लोग काम करते हैं ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये DSP, ये जो एक एक्ट है ना, इसके तहत दिल्ली पुलिस काम करती। तो दिल्ली पुलिस, ये जो इनके तहत अगर ये जो DSP इसके तहत जो लोग काम करते हैं और वो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पाए जाते हैं, ये उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी कौन करता है, CVC करता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन अ प्रायर अप्रूवल ऑफ दिल्ली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन into offices committed by officer of rank joint secretary and above in the central government and its authority। ये जो DSP के जो लोग होते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट एस्टेब्लिशमेंट के तहत जो लोग काम करते हैं दिल्ली पुलिस, अगर उनको कल पता चलता है कि कोई बंदे ने करप्शन किया है या किसी बंदे पे कुछ क्राइम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसकी इंक्वायरी अगर उनको करनी अबाउ रैंक जॉइंट सेक्रेटरी और रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, उसके अबाउ की जो पोस्ट के लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इनको परमिशन लेनी पड़ती है, समझ गए। अभी CVC का और काम क्या है, गिव डायरेक्शन टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू इट अंडर द, मतलब देखो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1946 में। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, दिल्ली की जितनी पुलिस है उसको पावर उस एक्ट के तहत मिली। तो वो जो दिल्ली पुलिस है उनको अपना जो काम करना है इस एक्ट के तहत, तो उसको वो काम कैसे करना है, वो सारे डायरेक्शन जो है ना वो भी CVC देते हैं, वो भी इसका फंक्शन है। आगे रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय, ये जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स जो है वो जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसका रिव्यू लेना, इनटू ऑफेंसेस एलिगेड टू हैव द कमिटेड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो भी केसेस हैंडल कर रहे हैं उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका रिव्यू लेने का काम भी CVC का है। और देखो all the applications pending with the competent authority for the sanction of prosecution under the Prevention of Corruption Act के तहत जो भी सारे DPSP वाले जो भी कर रहे हैं, DPSP वाले नहीं DSP वाले कर रहे हैं, उसका रिव्यू लेने का काम इनका है।
टेंडर एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि इट्स अथॉरिटी ऑन सच ए मैटर रेफर टू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इनको कुछ और एडवाइस मांगी तो भी उनको एडवाइस देने का काम भी इनका है। उसके बाद क्या है, टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी टू सच ए मैटर, वो भी हो गया। एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री थी या उनकी जितनी भी अथॉरिटी थी उनके अंदर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो भी इनके पास है, समझ गए। और लास्ट में इनका जो फंक्शन देखो, सेकंड कमिटी कंसर्न विद द अपॉइंटमेंट, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज आल्सो एम्पावर्ड टू रिकमेंड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द डिप्यूटी डायरेक्टर। छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ। सीवीसी जो है ना, देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो इज अ चेयरमैन ऑफ 2 कमिटी। सेंट्रल विजिलेंस जो है ना वो 2 कमेटी का चेयरमैन होता है सीवीसी, ऑन हुज रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल, ये जो मैंने बताया था DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के जो डायरेक्टर है एंड डायरेक्टर ऑफ जो इन्फोर्समेंट है, समझे क्या, जिसको हम ED बोलते हैं, ED बोलते हैं ना, इन दोनों की जो अपॉइंटमेंट की जाती है ना, उन दोनों अपॉइंटमेंट की जो कमेटी होती है जो रिकमेंड देती है इनको अपॉइंट करो, उस रिकमेंडेशन कमेटी के चेयरमैन सीवीसी होते हैं। मतलब देखो कितना बड़ा इनके पास पावर है। मतलब जो CBI का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर, वो, और ED जो होता है उसका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ना, उस अपॉइंटमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो सीवीसी होते हैं। मतलब सीवीसी कितने समझ रहेगा उनके पास कितनी खतरनाक पावर है, समझ गए। तो ये काम भी इनके पास होता है। तो इस तरीके से हमने जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके सारे के सारे जो फंक्शन वो देख लें। अब इसका एक बार जुडिक्शन देखते हैं कि इनका जुडिक्शन ये कहाँ पे, समझ रहे क्या, कहाँ पे ये अपना करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग द कनेक्शन विद द अफेयर टू ऑफ द ग्रुप ए के जितने भी लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका। उसके बाद क्या है, रैंक ऑफ स्केल 5, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उसमें स्केल 5 के रैंक के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो करप्शन के चार्जेस हैं उनके, उस पर भी यही काम कर सकते हैं, ये वो मैटर सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप डी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड ये क्या है सिडबी, इनमें जो ग्रुप डी के ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो वो मैटर भी यही देखते हैं, उस पर भी इनका जुडिक्शन है। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E8 एंड अबव शेड्यूल A एंड B पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इस पे भी इनका ये जुडिक्शन है। मैं बाकी पढ़ ले तो आप इसको देख लीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स E7 एंड अबव द शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल D, शेड्यूल C एंड शेड्यूल D पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसमें शेड्यूल C एंड शेड्यूल D के जो ऑफिसर्स हैं उन पे भी इनका जुडिक्शन है। मैनेजर्स एंड अबव इन द जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है गवर्नमेंट की, उसमें जो मैनेजर लेवल एंड उसके ऊपर वाले जो लोग हैं उन पे अगर करप्शन का आरोप लगता है तो उसको भी CBC हैंडल करता है। सीनियर डिविजनल मैनेजर एंड अबव द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC जो है LIC गवर्नमेंट कंपनी, उसके ऊपर जो सीनियर डिविजनल मैनेजर है एंड उसके ऊपर के जो पद है उस पर भी इनकी अथॉरिटी होती है। ऑफिसर ड्राइविंग सैलरी, मतलब क्या है 7,000-8,700 जो सैलरी एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट DA पैसे, छोड़िए कुछ ज़्यादा हो गए। तो ये समझ रहे, इनका इतना जुडिक्शन, इतने लोगों पे ये, इतने टाइप के लोगों पे ये अपना ये कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं उनको ऊपर। मतलब अगर कंप्लेंट आती है तो ये उन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी, सर्वेलेंस नहीं बोल सकते, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी कर सकते हैं। अब लास्ट नॉट लिस्ट हम वर्किंग देखते हैं, इनका वर्किंग कैसा है। देखो, ये जो है CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग एज इट्स, इसका हेडक्वार्टर जो दिल्ली में, समझ गए, सारा काम वो वहाँ से करते हैं। इनके पास जो पावर है वो क्या है, पावर टू रेगुलेट इन इट्स ओन प्रोसीजर, खुद का प्रोसीजर ये करने की इनके पास पावर है। उसके बाद क्या है, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी सो एज एनेबल द एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क ऑन देम। ये जो जनरल सुपरविजन है या विजिलेंस है या एंटी करप्शन जो है, ये सारे के सारे जो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनका रिपोर्ट निकाल के ये कॉल इन्फॉर्मेशन कॉल करके इन्फॉर्मेशन देती है, इनका रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो। ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एनी एजेंसी और रेफरेंस मेड बाय इट एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी एज द फर्दर, ये छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी शाल कंसिडर द एडवाइस ऑफ CVC टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। अगर CVC को एडवाइस देते हैं एंड उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ है वो उनका एडवाइस जो है उसको एक तो कंसिडर करना है, उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना पड़ता है। आगे देखो यहाँ पे, whenever the central government or any of its authority does not agree with the advice of CVC, it shall communicate the reason to the CVC। मत समझ क्या, अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कोई रिकमेंडेशन देता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अप्लाई करना है, उस पर एक्शन लेना है। अगर उस रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्री नहीं है तो उनको CVC के साथ बात करनी है कि हम इसलिए एग्री नहीं, कुछ नहीं, समझ क्या। इट शाल, देखो यहाँ पे देखो, इट हैज़ टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। इनके जो कामकाज का जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनको साल भर में एक बार भेजना है, एनुअल रिपोर्ट, साल में क्या काम किया वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउस के सामने रखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑल द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन द यूनियन गवर्नमेंट हैव सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर CVO who heads the vigilance division of the organization concerned and assists the advising secretary or head offices in matter of capitating the office। वो सारे मैटर देखते हैं। Provided the link between the organization and Central Vigilance Commission on the one hand and his organization and Central Bureau of Investigation on the other hand। CVC एक साइड पे होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दूसरे साइड पे होता है। इस तरीके से वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में करप्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। विजिलेंस फंक्शन परफॉर्म बाय CVC इंक्लूडेड, जो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो ये सारे कामकाज देखते हैं और भी बाकी कामकाज देखते हैं। वो कौन से देखो, विजिलेंस फंक्शन परफॉर्म बाय CVC कौन से कलेक्टिंग द इंटेलिजेंस अबाउट द करप्शन प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई उसका जो करप्शन प्रैक्टिस अगर कोई कर रहा है उसका इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है। इन्वेस्ट द वेरीफाइड, सारे जो एलिगेशन आते हैं उसके जो रिपोर्ट है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है। प्रोसेसिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसर्न रेफर्ड मैटर टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर द एडवाइजर। इनके बाद जितने भी प्रोसेस जो आते हैं ना, रिपोर्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसको प्रोसेसिंग करना है, उसको कंसिडर करना है और डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने उस पर, समझ गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये जो चीज़ें ना देखो, फंक्शन, ज्यूरिडिक्शन, ये इस पर इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं। बस क्वेश्चन आएगा आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, टेंडर क्या है, ये क्या है, उनके अंडर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और एक आध फंक्शन आ सकता है, या कौन से जो हमने देखा ना ज्यूरिडिक्शन कहाँ पे उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा लेक्चर उसमें जो 7 नंबर का हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, जो कि शुरू में जब बना था 1964 में, तब एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन सा बना था। ये ना स्टैट्यूटरी बॉडी था ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, पर 2003 में वाजपेयी की सरकार ने एक एक्ट पास करके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पास करके इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया है। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।